हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, गत वीडियो में हमने दैनिक जीवन में रसायन के पाठ चल रहा था, जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। जिस क्रम में हमने सोडियम क्लोराइड निर्माण विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि पढ़ी थी। इसी क्रम में अगला आता है बेकिंग सोडा का निर्माण। चौथे नंबर का है बेकिंग सोडा। देखिए, दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिकों में हम उनके निर्माण की विधि, रासायनिक समीकरण, गुण और उनके उपयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है बच्चों रासायनिक सूत्र? NaHCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सामान्य भाषा में इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? खाने का सोडा। खाने का सोडा कहते हैं इसको। बात ये आती है कि खाने के सोडा जो होता है, इसको हम खाद्य पदार्थों में मिला करके जब इसका उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, तो गर्म करते समय इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाद्य पदार्थों को फुला देती है, साथ में ही उसमें छिद्र भी हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ मुलायम हो जाते हैं। बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो निर्माण होता है वो NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 दोनों के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण में आपने लिख रहा हूं यहाँ पर NaCl। मैंने बोला था NaCl के जलीय विलयन कब बनेगा? जलीय विलयन जब क्या मिलाएंगे? इसमें जल मिलाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कौन कौन सी चीज? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या मिलाएंगे बेटा? NH3 अमोनिया गैस। इनकी क्रिया कराने पर NaCl का जलीय विलयन कब बने? जिसमें क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे। तो NaCl प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया की क्रिया कराने पर बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है सूत्र? NH4Cl। देखिए, Na क्रिया करेगा H2O के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और ये बना लेगा NaHCO3। NaHCO3। दोबारा देखें एक बार बच्चों। देखिए, NaCl के जलीय विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 गैस से कराने पर बनता है NH4Cl। क्योंकि NH3 क्रिया करता है Cl के साथ में, ये बनाएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और ये बनता है आपका खाने का सोडा, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करके भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है इसकी सोडियम कार्बोनेट। ये तो फर्स्ट है। सेकंड क्या होगी? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या होता है सूत्र सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, विलयन कब बनेगा? जब क्या मिलाएंगे इसमें? जल। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस प्रभावित कर रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बनता है? NaHCO3। ध्यान दें कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं इसके गुणों की, कि इसके क्या क्या गुण होते हैं।
बेकिंग सोडा के या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला होता है कि यह श्वेत क्रिस्टलीय होता है। कैसे होता है? श्वेत क्रिस्टलीय होता है। पहला गुण है इसका, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा पॉइंट, यह जल में अल्प विलेय होता है। जल में कैसा है? जल में अल्प विलेय होता है, कम घुलता है। जल में अल्प विलेय होता है। नेक्स्ट, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है बच्चों, ध्यान रखें। पहला, यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा, जल में अल्प विलेय होता है। तीसरा, इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और नेक्स्ट आता है कि इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। समीकरण कैसे लिखी जाती है? ये इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाता है। कैसे? कि NaHCO3 जब इसको अपन गर्म करते हैं, अर्थात गर्म अपन खाद्य पदार्थों में डालते हैं और खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, तो अपन खाद्य पदार्थों को गर्म करते हैं। तो गर्म करते समय जिसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उल्टी रिएक्शन हो जाती है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। ये CO2 गैस के कारण ही खाद्य पदार्थ जो जाते हैं फूल जाते हैं और मुलायम रहते हैं। बात आती है इसके उपयोगों की कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट उपयोग होता है बच्चों इसका बेकिंग पाउडर के रूप में। पहला उपयोग क्या होता है इसका? बेकिंग पाउडर के रूप में। ध्यान रखें, पहला उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा है मंद पूर्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। मंद पूर्तिरोधी के रूप में, मंद पूर्तिरोधी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनमें आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? CO2 गैस का उपयोग करते हैं। तो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडा वाटर बनाने में। सोडा वाटर या जो अपने शीतल पेय पदार्थ आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं, उनको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। शीतल पेय पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये थे इसके उपयोग। एक उपयोग और हो सकता है इसका कि पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे पुनः शुरू से। देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन सामान्य भाषा में खाने का सोडा भी कहते हैं। दूसरी बात आती है कि इसका निर्माण जो किया जाता है वो NaCl के जलीय विलयन से किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, इनको मिलाकर के सोडियम अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaSCO3 का निर्माण होता है। इस NaSCO3 को एक दूसरी विधि के द्वारा भी बनाया जाता है और वो है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। बात आती है इसके गुण कौन कौन से होते हैं। गुणों में पहला गुण होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, ठोस होता है। दूसरा आता है कि जल में अल्प विलेय होता है, पूर्णतः नहीं घुलता है। नेक्स्ट है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसे होता है? इसका क्षारीय होता है और इसीलिए इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। और गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। गर्म करते हैं, देखिए NaSCO3 गर्म करने पर क्या बनता है? Na2CO3 दावन सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल भाप बन के निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उपयोग क्या होते हैं इसके? पहला उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला उपयोग क्या बच्चों इसका? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग होता है मंद पूर्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी में रिजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पेट की अति अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद अगला आता है इसमें
सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। नेक्स्ट आता है पांचवा अयौगिक धावन सोडा। धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या रिएक्शन होती है, क्या गुण होते हैं इसके और क्या इसके उपयोग होते हैं। तो देखिए अगला पढ़ते हैं अपन धावन सोडा को। धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा का यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए तो अगला है धावन सोडा। देखिए धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है इसका, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखिए बात ये आती है कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है, मैंने आपके लिए एक शुरुआत की वीडियो में एक चीज बताई थी, क्रिस्टलन जल। ध्यान कीजिए आप शुरुआत की वीडियो को हमारी को, इस पाठ की को, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिस्टलन जल। किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, यहां पर जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, 10। तो यहां पर 10 जल के अणु क्या है, यहां पर क्रिस्टलन जल हैं। तो ध्यान रखें धावन सोडा में 10 क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं। देखिए एक नंबर का प्रश्न यहां से बनता है कि धावन सोडा का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखें सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि से करते हैं, साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है पेपर में कई बार कि साल्वे विधि से किसका निर्माण किया, किस यौगिक का निर्माण करते हैं। तो साल्वे विधि से किस यौगिक का निर्माण करते हैं, धावन सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। या फिर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हम क्या विधि देंगे, वहां पर साल्वे विधि देंगे। अगली चीज आती है इसमें कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, प्लस में CO2 गैस निकलती है और जल भाप बन के बाहर निकलता है। इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, क्रिस्टलीकरण करेंगे तो 10 जल के अणु इसके साथ जुड़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। तो ये बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। दोबारा देखें, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लेकिन जब इस सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण करने पर इसके साथ 10 जल के अणु संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इससे धावन सोडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, धावन सोडा का निर्माण होता है। बात आती है इसके बाद कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। अब धावन सोडा के गुण क्या होते हैं। देखिए गुण ये है, सबसे पहला कि ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। जल में विलय होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जल में अल्प विलय था। जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। नेक्स्ट, इसका भी जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और एक लास्ट गुण जो आता है इसका, वहां से एक नंबर का प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह अपने जल के अणुओं का त्याग करके सोडा एस बना लेता है। यहां से एग्जामिनर कई बार पेपर में एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि सोडा एस का निर्माण कैसे होता है, यह सोडा एस का सूत्र क्या है। तो देखिए ध्यान से सुने कि जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है, देखिए धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए ये धावन सोडा है। जब इसको हम गर्म करते हैं, जब इस धावन सोडा को गर्म किया जाता है
तो गर्म करने पर यह अपने 10 जल के अणुओं को त्याग देता है, और जब 10 जल के अणुओं को त्याग देता है तो जो पदार्थ बचता है या जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडा एस कहते हैं। सोडा एस Na2CO3, जिसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। किन ताप पर गर्म करते हैं? 373 केल्विन ताप से अधिक ताप पर इसको गर्म किया जाता है तो सोडा एस का निर्माण होता है। ध्यान रखें पेपर प्लस के लिए कि जब धावन सोडा को 373 केल्विन ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह अपने 10 क्रिस्टलन जल के अणु को त्याग करके सोडा एस का निर्माण कर लेता है। यह बात इसके गुणों की दोबारा से देख लें एक बार। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, जल में विलय होता है, जलीय विलय इसका क्षारीय होता है। और चौथा गुण है कि सोडा एस को जब 373 केल्विन ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने जल के अणुओं को त्याग करके सोडा एस का निर्माण कर लेता है। यह इसकी रिएक्शन होगी। अगली बात आती है इसमें इसके उपयोगों की, कि उपयोग क्या होता है इसका। देखिए इसके निम्न उपयोग होते हैं। पहला होता है धुलाई और सफाई करने में। क्या उपयोग होता है इसका? धुलाई और सफाई करने में। धुलाई व सफाई में, धुलाई और सफाई करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला उपयोग होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोग होता है इसका अपमार्जक बनाने में, डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कागज, पेंट, इन उद्योगों में इसका उपयोग होता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह था अपना धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बात आती है इस पार्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए POP जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका नाम पेरिस क्यों लगाएगा इसके पीछे? क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप सभी जानते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। लिख रहा हूं मैं यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके, किसको गर्म करके? जिप्सम को गर्म करके POP बनाया गया। ध्यान सुने, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले POP बनाया गया, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ध्यान दें POP का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट और इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O। बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। देखिए जब जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट को जब हम गर्म करते हैं, कितने ताप पर गर्म करते हैं? 393 केल्विन 393 केल्विन ताप पर इसको जब अपन गर्म करते हैं तो 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। यहाँ पर जल के 3 अणु प्राप्त होते हैं। कैल्शियम सल्फेट संतुलित करेंगे इसको यहाँ पर, तो इसके आगे 2 और यहाँ पर कितने लगाएंगे? 2। देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम को 393 केल्विन ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट अर्थात POP
अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और प्लस में जल प्राप्त होता है। यहां पर बात ये आती है कि पीओपी को जब अपन और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जो पीओपी जो होता है, इस पीओपी को जब और अधिक ताप तक गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह अपने आधे जल के अणु का भी त्याग कर देता है। जब पीओपी को और अधिक ताप तक गर्म करते हैं तो यह अपने आधे जल के अणु का भी त्याग कर देता है और आधे जल के अणु का त्याग कर करके यह मृत तापित प्लास्टर बना लेता है। क्या बनाता है? मृत तापित प्लास्टर का निर्माण कर लेता है। अब पेपर में कई बार यहां से प्रश्न पुटअप हो जाता है कि मृत तापित प्लास्टर का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखें कि जब जिप्सम को गर्म करके 393 केल्विन ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है और जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक ताप तक गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह अपने आधे जल के अणु का भी त्याग कर देता है और मृत तापित प्लास्टर का निर्माण होता है। बात आती है इसके गुणों की कि इसके गुण क्या हैं। तो पहला है कि यह श्वेत, यह कैसे होता है? श्वेत होता है, ठोस होता है और चिकना पदार्थ है। यह श्वेत, ठोस एवं चिकना पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर जब प्लास्टर और पेरिस में जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने पर यह 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में पुनः जम करके कठोर हो जाता है। पुनः जम करके कठोर हो जाता है, अर्थात रिएक्शन उल्टी हो जाती है। कैसे होती है कि 2CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3H2O और ये मिलकर के दोबारा से जिप्सम का निर्माण कर लेता है, अर्थात कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है, पुनः जिप्सम बन जाता है। और इसलिए इसका उपयोग अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर उनके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। बात आती है उपयोगों की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग रहता है। नेक्स्ट निर्माण होता है इसका, नेक्स्ट उपयोग होता है भवन निर्माण में, बिल्डिंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एक आता है दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। साथ में ही अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुएं जैसे मूर्तियां, गमले आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहां तक अपनी बात हो गई दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के बारे में। अब दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों में हमने पढ़े कौन कौन से? एक पढ़ा था NaCl सोडियम क्लोराइड, एक पढ़ा था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पढ़ा था व्यंजक चूर्ण, एक पढ़ा था हमने यहाँ पर आपके लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट और एक पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6 महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। इन सबके अध्ययन के पश्चात पाठ में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है साबुन और अपमार्जक। देखिए साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए इसी क्रम में अपन सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में। देखिए शब्द है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन, डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है टू वाइप क्लीन्स, अर्थात साफ रखने वाला या स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला। डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है टू वाइप क्लींस, अर्थात स्वच्छ करने वाला। देखिए इस पाठ में अपन 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। यहां पर एक पढ़ेंगे साबुन और एक पढ़ेंगे अपमार्जक। साबुन, देखिए साबुन जो है वो सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C14, ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C14 कार्बन परमाणु वाले जो वसा अम्ल होते हैं, जैसे कि स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल,
ओलिक अम्ल। ध्यान रखें, लंबी श्रृंखला वाले, दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C14 के स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्लों के लवण होते हैं। और लवण किसके होते हैं? या तो सोडियम के या फिर पोटेशियम के। या तो सोडियम के होते हैं, फिर किसके होते हैं? पोटेशियम के लवण होते हैं। ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ये इन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गर्म किया जाता है और साबुन का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रम को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं इस प्रक्रम को। अर्थात साबुन जो होते हैं या तो सोडियम के लवण होते हैं या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं। लेकिन पोटेशियम के लवण के जो बने साबुन होते हैं, पोटेशियम जो वसा साबुन होते हैं, वो सोडियम की अपेक्षा मृदु होते हैं। सोडियम की अपेक्षा कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। बात आती है रिएक्शन की कि साबुनीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है। तो देखिए साबुनीकरण कैसे होती है। रिएक्शन है CH2 COOR CH COR CH2 COOR। ये उच्च वसीय अम्ल हैं। क्या है? उच्च वसीय अम्ल। जब इन उच्च वसीय अम्लों की क्रिया या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है, जैसे अपन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब होता क्या है यहां पर कि जब साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है तो साबुनीकरण की प्रक्रिया में यहां से इनका बॉन्ड टूट जाता है। इस स्थान से बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूट करके RCOO माइनस और ये CH2 ये पोजीशन यहां से अलग अलग हो जाती है। अलग होने पर देखिए RCO कितने बच गए? 3। तो प्लस लिख रहा हूं मैं यहां पर बन रहा है 3 RCOO। अब यहां पर NaOH है तो ये दो भाग से टूटता है। एक तो टूटता है Na प्लस और एक टूटता है OH माइनस। Na पर प्लस आवेश है, OH पर माइनस आवेश है। यहां पर RCOO तो यहां पर इस पर माइनस है, CH2 पर प्लस आवेश है। प्लस वाला माइनस पास और माइनस वाला प्लस के पास। तो यहां से देखिए Na तो जाएगा C के पास में और OH जाएगा यहां पर CH2 के पास में। तो ये बनाएगा RCOONA। OH कहां जाकर के लगेगा? इस स्थान पर। क्या बनाएगा? प्लस देखिए CH2 है, क्या लगेगा इसके पास में? OH। नीचे CH क्या लगेगा इसके पास में? OH। ऐसे फिर क्या बचा नीचे? CH2 क्या बनेगा? OH। इस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। और जो RCON आपके पास में बना है ये है आपका साबुन। दोबारा देखें, वहां पर 3 है OH के, तो यहां पर भी अपन इसका कितना लगाएंगे? 3। देखिए CH2COR CHCOR CH2COR ये हैं उच्च वसीय अम्ल। अब चाहे अपन स्टेरिक अम्ल लें, पामेटिक अम्ल लें, ओलिक अम्ल लें, ठीक है ना। उच्च वसीय अम्लों की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में साबुन का निर्माण होता है। तो देखिए जब इसमें क्रिया अपन इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दो भागों में आयनित हो जाता है, Na प्लस प्लस OH माइनस में। इसी प्रकार से ये बॉन्ड भी बीच में से दो जगह से टूटता है, एक जगह से टूट जाता है। RCO अलग हो जाता है, CH2 अलग, RCO अलग, CH अलग, RCO अलग और CH2 अलग। तो यहां पर क्या होता है? इस पर माइनस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है। ऐसे Na पर प्लस है, OH पर माइनस है। प्लस वाला है माइनस पास जाएगा, माइनस वाला जो प्लस के पास जाएगा और क्या बनेगा? RCONA। देखिए ये 3 हैं, RCO 3 एक सारे से मैंने आपको एक जगह लग जाए RCOO। क्या जाएगा इसके पास में? Na। 3 Na और 3 RCO क्या बन गया? 3 RCONA। प्लस में आपके पास में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगली बात आती है इसमें कि साबुन जो होते हैं इनमें से पोटेशियम लवण युक्त जो साबुन होते हैं ये मृदु होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किसमें करते हैं? शेविंग क्रीम बनाने में, शैम्पू बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न और बनता है यहां से कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है?
पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चों ध्यान रखें कि पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कई बार पेपर में कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। एक बात ये आती है कि साबुन जो होते हैं ये मृदु जल में तो क्रिया करते हैं लेकिन कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। साबुन जो होते हैं मृदु जल में क्रिया करते हैं जबकि कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। ऐसी क्या बात होती है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये होता है कि साबुन जो होते हैं जब इनको कठोर जल के साथ कठोर जल में कपड़ों को धोया जाता है तो कठोर जल में कपड़ों के धोने पर भाई इसमें या तो सोडियम के लवण होते हैं या पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि कठोर जल जो होता है उस कठोर जल में या तो Ca2+ की अशुद्धियां पाई जाती हैं या फिर Mg+2 की अशुद्धियां पाई जाती हैं। भाई जब साबुन की क्रिया कठोर जल से होती है अर्थात कठोर जल में कपड़ों को धोते हैं तो कठोर जल में या तो कैल्शियम के लवण होते हैं या फिर पोटेशियम के होते हैं, Ca+2 आयन पाए जाते हैं या फिर Mg+2 आयन पाए जाते हैं और ये साबुन में से Na+ आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। भाई सोडियम लवण है वो तो उसमें से सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं और सोडियम को प्रतिस्थापित करके या तो कैल्शियम लवण बना लेते हैं या फिर मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। या तो सोडियम आयन कैल्शियम के लवण बनते हैं फिर किस बनते हैं? मैग्नीशियम लवण बनते हैं। और कठोर जल में पोटेशियम और सोडियम के मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण होते हैं ये क्या करते हैं? ये बनने के पश्चात अवक्षेपित हो जाते हैं और चिकनाई को हटाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए कठोर जल में कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो लवण यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बनते हैं वो जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब इसके विपरीत बात करते हैं अपमार्जकों की। अपमार्जकों की जहां तक बात करें डिटर्जेंट की, देखिए अपमार्जक जो होते हैं ये सोडियम एल्किल सल्फेट सूत्र होता है ROSO3Na और दूसरा है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जिसका सूत्र है RC6H5SO3Na। देखिए अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये अपमार्जक जो होते हैं ये कठोर जल में भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि साबुन तो कठोर जल में क्रिया नहीं करता है लेकिन अपमार्जक कठोर जल में क्रिया क्यों कर लेते हैं? देखिए अपमार्जक कठोर जल में क्रिया यूं कर लेते हैं क्योंकि कठोर जल में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तो ऑलरेडी पहले से हैं, चाहे वो साबुन से क्रिया करें चाहे कोशिश करें। लेकिन जो अपमार्जक जो होते हैं इन अपमार्जकों से जब सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जब क्रिया करते हैं या कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं ये जब उसमें से Na आयन को प्रतिस्थापित करते हैं तो Na आयन को प्रतिस्थापित करने के पश्चात ये इनके सल्फोनेट लवण बनाते हैं और ये सल्फोनेट जो लवण बनते हैं ये सल्फोनेट लवण जल में घुलनशील होते हैं और जब जल में घुलनशील होते हैं तो ये आसानी से उन कपड़ों में से गंदगी को चिकनाई को हटा करके कपड़ों को आसानी साफ कर लेते हैं। इसलिए अपमार्जक कठोर जल में भी क्रिया करते हैं और मृदु जल में भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं जबकि अपमार्जक कठोर जल में क्रिया कर लेते हैं, कठोर जल में भी आसानी से कपड़ों की सफाई कर देते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आजकल जो संश्लेषित अपमार्जक आते हैं ये संश्लेषित अपमार्जक जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब संश्लेषित अपमार्जक जल प्रदूषण का कारण क्यों बनते हैं? क्या कारण है? क्योंकि संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं ये शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। कैसे होते हैं? शाखित श्रृंखला वाले होते हैं, इसलिए इनका जीवाणु के द्वारा अपघटन नहीं किया सकता है और जब इनका जीवाणु के द्वारा अपघटन नहीं होता है तो ये जल में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए लंबी और कम शाखित श्रृंखला
वाले अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, जिसका आसानी से जीवाणु द्वारा निम्नीकरण हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न इसमें यह बनता है कि अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अपमार्जक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट आदि प्रतिदीप्ति पदार्थों को मिला दिया जाता है। ध्यान रखें, अपमार्जकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट या सोडियम पर ऑक्सीबोरेट जैसे पदार्थों को मिला दिया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त अपमार्जक प्राप्त होते हैं। बात आती है इस पाठ में इसके बाद मिसेल निर्माण। पाठ का लास्ट पॉइंट है मिसेल निर्माण। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में प्रश्न आता है मिसेल निर्माण की क्रिया को चित्र सहित समझाइए, या फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए मैं चित्र बना रहा हूं पहले आपको समझाने के लिए। देखिए श्रृंखला है इसकी, आप बुक का उपयोग कर सकते हैं चित्र की सहायता के लिए। ये होती है इसकी जल विरोधी भाग, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूछ, हाइड्रोकार्बन पूछ। देखिए साबुन और अपमार्जक के द्वारा जो शोधन की प्रक्रिया की जाती है, सफाई की जो प्रक्रिया की जाती है, वो मिसेल बनाकर की जाती है। कैसे की जाती है? मिसेल बनाकर की जाती है साबुन और अपमार्जकों के द्वारा सफाई प्रक्रिया। सर्वप्रथम सोडियम स्ट्रेट जैसे साबुन के जो अणु होते हैं, ये इनका जल में आयन होता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि सोडियम स्ट्रेट जैसे अणु जो होते हैं, इनका जल में क्या होता है? आयन होता है। अब आयन कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले कि C17H35 COONA, C17H35 COONA। जब इसका आयनन होता है तो आयनन होने पर इसका आयनन हो जाता है C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस, C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि RCOONA, ये एल्किल ग्रुप है C17H35, इसको हम R से व्यक्त करते हैं एल्किल ग्रुप। RCONA आयनन होगा RCOO माइनस प्लस Na प्लस। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। जो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती हैं, इस तरीके से बनाते हैं COO माइनस। देखिए हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला जो होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है जल विरोधी भाग और एक होता है जल स्नेही भाग। जल विरोधी जो भाग होता है वो हाइड्रोकार्बन वाला होता है। जल विरोधी जो भाग है वो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। और एक होता है जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग होता है। एक कौन सा होता है? जल स्नेही भाग, जिसे अपन कहते हैं ध्रुवीय भाग। क्या कहते हैं? ध्रुवीय भाग कहते हैं। दोबारा सुने, साबुन और अपमार्जकों के द्वारा सफाई प्रक्रिया मिसेल निर्माण बना करके होती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट जैसे लवण जो होते हैं, इनका जल में आयनन होता है।
जब इनका जल में आयनन होता है तो क्या होता है कि C17H35CON जैसे सोडियम स्टीरेट, इसका जब आयनन होता है तो C17H35CO माइनस और Na प्लस, अर्थात इस स्थान से टूट जाता है, Na आयन अलग हो जाता है, शेष बचता है C17H35COO माइनस। अब जो इस C17H35CONa है इसको हम RCONa भी लिख सकते हैं। क्यों? क्यों यहाँ पर जो C17H35 लिखा है इसको अपन एल्किल ग्रुप बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर RCONa, उसी तरीके से आयन होगा RCO माइनस प्लस Na प्लस। अब यहाँ पर जो RCO हमारे लिए प्राप्त हो रहा है ये एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ये जो लंबी श्रृंखला है इस लंबी श्रृंखला को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये श्रृंखला है एल्किल ग्रुप की और ये है CO माइनस। तो इस श्रृंखला के दो भाग होते हैं, एक होता है जल विरोधी भाग और एक होता है जल स्नेही भाग। जो जल विरोधी भाग होता है वो हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला होती है और जो जल स्नेही भाग होता है उसको अपन कहते हैं ध्रुवीय भाग। अब बात यह आती है कि जो हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है इसको अपन R से व्यक्त करते हैं, ये जल विरोधी होती है। जब मिसेल निर्माण होता है अर्थात अपन कपड़ों की सफाई करते हैं तो कपड़ों की सफाई करते समय जो जल विरोधी भाग होता है या हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो होता है वो होता है बाहर की ओर, और जो जल स्नेही भाग जो होता है, जल स्नेही जो भाग होता है कि ये जल स्नेही भाग अर्थात ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है। सॉरी, दोबारा सुने, देखिए जब मिसेल निर्माण होता है तो मिसेल निर्माण होते समय दो प्रकार के इसमें सिरे हैं, एक है जल स्नेही भाग और एक है जल विरोधी भाग। देखिए जब मिसेल निर्माण होता है तो मिसेल निर्माण होते समय जो जल स्नेही भाग जो होता है, जल स्नेही भाग अर्थात बात करें ध्रुवीय भाग की तो ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ कहां होती है? अंदर की ओर होती है। अब अंदर की ओर हाइड्रोकार्बन पूंछ क्यों होती है इसको आप ध्यान सुने। देखिए हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की ओर इसलिए होती है क्योंकि अधिकांश जो गंदगियां जो होती हैं अपने कपड़ों में जो गंदगी होती है वो तेलीय और चिकनाई युक्त पदार्थों की होती है, तेलीय और चिकनाई युक्त पदार्थों की होती है। इसलिए हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है या हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है वो चिकनाई से या फिर तेलीय पदार्थों से आसानी से क्रिया कर लेता है। इसलिए ये श्रृंखला इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है कि हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की ओर और जल स्नेही भाग बाहर की ओर होता है जो जल से क्रिया करता है। ये सारी श्रृंखलाएं इस तरीके से व्यवस्थित होकर के चारों ओर से उस गंदगी को अंदर से घेर लेती हैं, चिकनायुक्त पदार्थों को अंदर से घेर लेती हैं और मिसेल का निर्माण कर लेती हैं। ये उस चिकनाई से हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है उस चिकनाई से क्रिया करती रहती हैं और साथ में जो जल स्नेही भाग होता है इसको जल जो होता है बाहर की ओर आकर्षित करता है, जिससे सारी गंदगी यहां से हट करके कपड़ों में से और जल में जाकर के विलय हो जाती है, जल में घुलनशील हो जाती है, जल में जाकर के मिल जाती है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से मिसेल निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे कपड़ों से गंदगी साफ हो जाती है। एक बार पढ़ें दोबारा सुने, देखिए मिसेल निर्माण को। देखिए कपड़ों पर से सफाई की जो प्रक्रिया होती है वो साबुन और अपमार्जक के द्वारा मिसेल निर्माण के द्वारा होती है। बात ही आती है मिसेल निर्माण होता कैसे है कि सर्वप्रथम सोडियम स्ट्रेट जैसे साबुन के जो लवण जो होते हैं इनका आयनन होता है, ये सोडियम स्ट्रेट है C17H35CONa आयनन होता है, C17H35CO माइनस अलग हो जाता है और Na प्लस आयन अलग हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं RCONa बनता है RCO माइनस प्लस Na प्लस। इस श्रृंखला को हम इस तरीके से लिख रहे हैं RCO को। इसके दो भाग होते हैं श्रृंखला के, एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, एक होता है ध्रुवीय भाग। हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है जल विरोधी भाग होता है, ध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है। जब साबुन के द्वारा मिसेल निर्माण किया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, जब मिसेल निर्माण प्रक्रिया होती है उस समय ये ध्रुवीय भाग और हाइड्रोकार्बन भाग ये दोनों इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि जल स्नेही भाग बाहर की ओर अर्थात ध्रुवीय भाग बाहर की ओर और इसका जल विरोधी हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है वो कहां होता है? अंदर की ओर अर्थात चिकनाई की ओर होता है। ये श्रृंखलाएं व्यवस्थित होकर के चिकनाई को घेर लेती हैं, गंदगी को घेर लेती हैं और ये हाइड्रोकार्बन पूंछ इस चिकनाई से क्रिया करती हैं। साथ में जो बाहर वाला ध्रुवीय जो भाग होता है ये ध्रुवीय भाग को जल अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे सारी जो गंदगी होती हैं वो हट करके जल में घुलनशील हो जाती हैं और हमारे कपड़ों की सफाई प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। इस प्रकार से मिसेल निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा
मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कपड़ों की सफाई आसानी से हो जाती है। आपका 5 पार्ट दैनिक जीवन रसायन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।